साथियों नमस्कार। निश्चित ही आप सब लोग ठीक होंगे। यह वीडियो यूपीएससी प्री या अभी नज़दीक में जो भी कोई पेपर है उसमें यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन से डच कंपनियों के बारे में जो प्रश्न बनेंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें डाल रखा है और निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमेशा सरल क्वेश्चन और अभ्यास आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाता है और कठिन क्वेश्चन और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पे हमको कभी ध्यान नहीं देना है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा। आप एक कभी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर ये इसके जो पूर्व के वीडियो थे उसमें पुर्तगाली कंपनी जब आई थी तो उसके आने के पूर्व भारत की जो खोज हुई थी उस खोज को क्या भारत पहले नहीं था कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। तो मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पर कि 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइनोपल या कुस्तुनतुनिया की एक लड़ाई हुई थी जहाँ की राजधानी इस्तांबुल थी, उस लड़ाई में तुर्की वाले विजय पा जाते हैं। अच्छा, पहले होता क्या था कि इटली में जो वेनिस और जेनेवा थे वहाँ के व्यापारी उस रास्ते से इस्तांबुल होकर के भारत में या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे। तुर्की के अधिकार होने के बाद से वो रास्ता वहाँ पर बंद हो गया। और एक समस्या यहाँ पर थी कि जो यूरोप के पुर्तगाली, स्पेन या और जो भी देश थे वो लोग जेनेवा और वेनिस के व्यापारियों के कारण इधर व्यापार नहीं कर पाते थे। तो इस तरफ ध्यान किसका गया? ध्यान गया स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा थे उन लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया। तो पुर्तगाली एक शासक था, राजकुमार था, हेनरी द नेविगेटर। उसने सबसे पहले बार्थेलो डोमिकास को भेजा कि जाओ तुम पूर्व की तरफ यात्रा करो और व्यापार कुछ भी वहाँ गतिविधियाँ हो उसको आप देखो। तो वो आता है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे किनारे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम नीचे वहाँ पे उत्तमासा अंतरीप करके द्वीप है, जिसे केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। तो वहाँ तक पहुँचता है लेकिन उसके आगे नहीं जा पाता। उसके बाद स्पेन का जो राजा रहेगा उसने कोलंबस को भेजा कि जाओ तुम भारत की खोज करो, भारत के नए रास्ते की खोज करो, लेकिन अटलांटिक महासागर में वो भटक जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। उसके बाद फिर तब वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में एक नए रास्ते की खोज की थी। तो ये मेन जो लड़ाई थी वो इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटाइनोपल जो है उसको लेकर की थी कि वो रास्ता बंद हो गया। तो नए रास्ते की खोज थी, भारत उसके पहले भी था, तो एक नए रास्ते का मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा था। तो इसी को भारत की खोज कहा जाता है। हम लोग आगे चलते हैं डच कंपनी की तरफ जो आज का महत्वपूर्ण है। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। डच एक्चुअली में जो आज का नीदरलैंड देश है या उसको हॉलैंड पहले बोलते थे, तो वहाँ के लोग निवासी थे। अब 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन करके एक व्यक्ति था, वो भारत आया। उसके बाद से भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां बनी थी और उन सभी कंपनियों को मिला करके 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान बनाया और इसी का नाम आगे चल करके बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे पड़ा। बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे इसलिए फेमस है क्योंकि जब कभी मिलाने के लिए जाता है कि पुर्तगाली कंपनी को क्या कहा जाता था, तो एस्टाडो दा इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश कंपनी क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ऐसे फ्रांसीसी कंपनी हो गया, ओरिएंटल्स करके बोला जाता था। तो वैसे बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे जो है वो डच जो कंपनी थी उसका नाम था। सबसे पहले होता क्या है कि डच सरकार ने 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड के माध्यम से 65 लाख गिल्डर की संपत्ति कंपनी को दी गई कि और जाए कि वहाँ भारत और पूर्वी देशों के साथ में 21 वर्षों का एक उसको आज्ञा पत्र मिल गया कि आप वहाँ जा कर के व्यापार कर सकते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड था, 65 लाख गिल्डर की संपत्ति लगाई गई थी, संयुक्त पूंजी लगाई गई समझिए, और 21 वर्ष के लिए व्यापार और आक्रमण करने का अधिकार वहाँ की सरकार ने इनको दे रखा था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बन सकता है, इम्पोर्टेंट है कि डच व्यापार के विषय विशेषज्ञ कौन माने जाते हैं। जैसे आप कभी राजपूतों को पढ़े होंगे तो राजपूतों के बारे में कर्नल टाड ने लिख रखा है, मराठों को पढ़ रखा होगा तो मराठों के बारे में ग्रांड डफ ने लिखा हुआ है। वैसे ही डच व्यापार के जो विशेषज्ञ थे वो ओम प्रकाश को माना जाता है।
फिर कंपनी यहाँ भारत में आ जाती है और आने के बाद आपसे पूछा जाता है कि पहली कंपनी कौन बनाई गई थी। मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ इस पर क्योंकि ये पहला वाला बहुत कम पूछते हैं। अब दूसरा या आगे और जो कंपनी बनाई जाती है भारत में उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन फिर भी आपको जानना है, नए स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1605 ईस्वी में जब यहाँ पे आते हैं तो मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने कंपनी अपनी स्थापित की थी। लेकिन दूसरी कंपनी जो है वो पेत्तोपोली, जिसको निज़ामपट्टनम कहते हैं, वो स्थापित की गई थी 1610 ईस्वी में। आगे चल करके 1610 में पुलिकट में भी उन्होंने एक कंपनी बनाई, फिर 1616 में सूरत में बनाई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी थी, जो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी और कब बनाई थी, तो वो पीपली में बनाई थी और 1627 ईस्वी में। फिर आगे एक और प्रश्न है कि चिंसुरा में कहाँ पे कब उन्होंने कंपनी बनाई। चिंसुरा एक्चुअली में बंगाल में ही हुगली है, हुगली के पास में एक स्थान चिंसुरा है। उन्होंने 1653 ईस्वी में चिंसुरा में एक फैक्ट्री बनाई थी। ये सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप हर क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा जोर दे के पढ़ेंगे और 2-3 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर जो पुलिकट में जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी 1610 में, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, गोल्ड्रिया। गोल्ड्रिया नाम बहुत फेमस है, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से इन लोगों ने जो स्वर्ण सिक्के चलाए, वो स्वर्ण सिक्के को पैगोडा बोलते थे। ये हमेशा मिलाने के लिए पूछते हैं और आ भी सकता है एग्ज़ाम में। लेकिन जो चिंसुरा में जो डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, उसको बोला जाता था कि वो गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुस्तावस फोर्ट मतलब किसने किले को नाम दे रखा था। अब 4 ऑप्शन दे देता है आपसे कि अंग्रेज हैं, पुर्तगाल हैं, फ्रांसीसी हैं और डच हैं। तो आप जानेंगे कि डचों ने गुस्तावस फोर्ट के नाम से जो चिंसुरा की फैक्ट्री थी उसके लिए बोला जाता था। आगे फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी यूरोपियंस कंपनी आती थी भारत में, वो क्या करने के लिए आया था, यहाँ पे मसालों को व्यापार करने के लिए आया था। अब मसाले यहाँ से ले जाएं तो सामान खरीदने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा। तो पहले जो यूरोपियंस थे वो बुलियन यहाँ देते थे। बुलियन का अर्थ होता है, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, बुलियन, कि जो सोने चांदी जो होते थे उसको लोग बुलियन बोलते थे। तो यहाँ पे सोने चांदी दे करके अब फिर इसके बाद यहाँ से मसाले को ले जाया करते थे अपने देश में। लेकिन डचों ने भी मसाले से शुरुआत किया था, इंडोनेशिया वगैरह में गए थे मसाले से, लेकिन उनका मेन जो था फोकस वो सूती कपड़ों का था। उन्होंने सूती मसालों के स्थान पे सूती कपड़ों को अधिक बल दिया था अपने निर्यात करने में। तो एक प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि डचों ने भारत से किस वस्तु को सबसे अधिक निर्यात करने का श्रेय दिया जाता है, तो आप आंसर उसका करेंगे कि डचों ने भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इसलिए रेड से कर दिया हूँ, तो उसको देखिएगा। और जितना भी फ़ायदा हुआ अब तक के वाणिज्य इतिहास के 200 वर्षों में, जितना फ़ायदा हुआ, जो कंपनी के साझीदार थे डचों से ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसा बताया गया है कि 18% का लाभ इन लोगों को मिला था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि कितना परसेंट लाभ उनको मिला था, और वो 18% लाभ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, सरल सरल क्वेश्चन है। आप इसको बार बार देखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, और एक ये निश्चित है कि आप कोई भी पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, किसी भी पुस्तक को मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको वो पुस्तक पढ़ने में एकदम सरलता आएगी, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूपीपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से, या एमपीपीएससी की कर रहे हैं, या नज़दीक जो परीक्षाएं हैं उसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनेंगे, निश्चित है कि यहाँ से अगर इस टॉपिक से आता है तो इसके बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग सब लोग एकदम ज़ोर शोर से तैयारी करिए, रिवीज़न जितना कर सकते हैं उतना रिवीज़न करिए, सरल क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, आपको सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।